बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला देकर पार्लियामेंट के बड़े फैसले को मुअत्तल कर दिया है। और ये जो बात कही जा रही थी कि मियां नवाज शरीफ वापस आकर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और उन्हें कानूनी तौर पे जो है सपोर्ट मिल जाएगी, उसके हवाले से भी अब सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ एक डायरी मंजर आम पर आती है, कुछ पहले ऑडियोज़ मंजर आम पर आती रही, जिसमें ये तौसर उभरता रहा कि बुशरा बीबी जो खातून अव्वल थी, उनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था कि वो बिल्कुल गैर सियासी हैं, उनका सियासी मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें सामने आई माजी में भी जिसमें बुशरा बीबी हुकूमत के मामलात के अंदर भी मुदाखलत करती नज़र आती थी। फराह गोगी का केस आया तो उस हवाले से भी कहा गया कि सारे मामलात बुशरा बीबी ही कंट्रोल करती थी। फिर जब इमरान खान साहब पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे तो उसके साथ भी बुशरा बीबी को ही मुंसलिक किया गया। लेकिन डायरी उनकी सामने आना, जिसमें जिस किस्म के अहकामात दिए जा रहे हैं, किसके ख़िलाफ़ गद्दारी की मुहिम चलानी है और क्या कुछ करना है हुकूमत के ख़िलाफ़, और जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाना है, गोया ये सारा मामला बुशरा बीबी ही देख रही थी। तो फिर बुशरा बीबी को जो खातून अव्वल हैं, उन्हें गैर सियासी खातून कैसे कहा जा सकता है? अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर बुशरा बीबी ये मामलात देख रही थी, हुकूमती मामलात देख रही थी, इमरान खान के ऊपर इतना असर रखती थी, तो फिर इमरान खान साहब की जो पॉलिसियाँ रही, टकराव की पॉलिसियाँ, जारहाना पॉलिसियाँ, जिसके नतीजे में सोसाइटी के अंदर एक इज़्तिराब की कैफियत पैदा हुई, क्या उसकी ज़िम्मेदारी भी बुशरा बीबी पर आयद की जा सकती है? उसके साथ साथ पूरी कौम को इंतज़ार है निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और कब तक निगरानी करेगा, यह भी बड़ा एक अहम सवाल है। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब मुबशर लुकमान साहब। मुबशर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज़कियाकार और सहाफ़ी अमार मसूद साहब। अमार मसूद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर बाद कामरान मुर्तज़ा साहब, मुल्क के सीनियर कानूनदान हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मुबशर लुकमान साहब, प्रोग्राम का आगाज़ इसी से कर लेते हैं। ये डायरी ना आपके लिए शायद कुछ नई हो सकती है, ना हम सब के लिए, क्योंकि इस किस्म की ऑडियोज़ पहले भी हम सुन चुके। जिस तरीके से जुल्फ़ी बुखारी के साथ बातचीत की जा रही थी बुशरा बीबी की, और इसी तरीके से अरसलान को जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने के अहकामात दिए जा रहे थे, आप बड़े क्लोज़ रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के भी। बुशरा बीबी इतनी बासर खातून हैं कि इमरान खान जो अपने आप को बड़े बहादुर, आज़ादाना फ़ैसला करने वाले एक स्पोर्ट्समैन कहते हैं, बुशरा बीबी के ज़ेर असर इस हद तक थे कि हुकूमती मामलात भी उनके कंट्रोल में थे। मलिक साहब, पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल का भी शुक्रिया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इस डायरी के 3 हिस्से हैं, ये जो आपको मिली आज। पहला हिस्सा जो है उसको तो मैं उसको अहमियत नहीं देता, वो एक घरेलू मामला है और मैं किसी के घरेलू मामले में बात नहीं करूंगा कि जी डाइट क्या होनी चाहिए, मेन्यू क्या होना चाहिए। ये हर बीवी का हक है कि वो अपने शौहर के लिए डिसाइड करे तो क्या खाता है क्या नहीं, तो इस पर डिस्कस करना एक गलत बात है, वो एक जाती चीज है। जहां तक अहकामात हैं, एक तो ये कि कुफर के फतवे लगा देना, गद्दारी के फतवे लगा देना, ये कर देना, ये बड़ी सीरियस एलिगेशंस है। और तीसरा जो है कि उनका जो नेक्सस था जिससे उन्होंने करप्शन, तो इस डायरी के नतीजे में आपको ये पता चलता है कि अहमद मुश्तबा जो उनका भाई है, उसने कितने अरब रुपए की दिहाड़ियां लगाई। आपको ये पता चलता है कि बुशरा बीबी के जो अपने बेटे हैं, एक खासतौर पे बड़ा बेटा, वो अब तकरीबन 222 करोड़ रुपए का करप्शन जो है वो 3.5 साल में ये बहन भाई मिलकर कर चुकी हैं। तो एक तरफ तो ये है। अब जहां तक असर जू का ताल्लुक रह गया, तो यही इमरान खान से तकलीफ भी थी और दुख भी था। जब इमरान खान को बताते थे, मैंने भी उसको बताया था, तो वो नाराज हो गया था, बड़ा था। यही जब आप याद करें एलिगेशन आई थी, जनरल आसिम मुनीर ने उनको बताया एसडीजी ISI कि जी आपकी बेगम जो है फराह गोगी, गुजर, मुश्तबा, ये सारे जो हैं ये इस करप्शन में मुलव्विस हैं, तो वो उसके ऊपर भड़क उठे और वो ट्रांसफर हो गई, फौरन उनको गुजरावाला भेज दिया गया। सो ये कोई नई चीज नहीं है। 3 नेक्सस थे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को कंट्रोल कर रहे थे। एक तो बुशरा मानिका या बुशरा बेगम का था, और सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट नेक्सस वो था। दूसरा एक फैज हमीद का नेक्सस था और उसके सारे प्लांटेड वहां पे थे। और तीसरा एक आजम खान का नेक्सस था। और जब आप आजम खान ने वादा माफ गवाह बने हैं, तो उन्होंने जो कुछ हमें बताया उससे तो अब किसी को शक नहीं रहता। देखें, ना सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान
को कंट्रोल करने की कोशिश की, बल्कि पाकिस्तान की सियासत की बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान के वसाइल की, और जिस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, वो अभी को किस पारीना तो है नहीं, वो तो अभी चल रहा है, हमारे साथ चल रहा है। और अभी भी आज की तारीख में भी जो हुआ, मुझे ये पता चला कि आज और कल के शाह महमूद की और बुशरा बीबी की बड़ी अनबन हुई है, क्योंकि अब बुशरा बेगम पार्टी कंट्रोल करना चाहती है। अच्छा। उनका ख्याल है कि जैसे कंट्रोल करें थी तो वो अभी भी करेंगी कंट्रोल। तो अभी तो एक और डायरी आएगी कोई ना कुछ दिन के बाद, वो शाह महमूद की डायरी होगी लिखी हुई कि किस तरह से पार्टी खोई या क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये लड़ाई जरा ओपन होने वाली है और बड़े सीरियस इश्यूज हैं ये। और इमरान खान तो हर बार यही कहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, वो बाजवा साहब के मतलब भी यही कहते थे बाद में मुकर गए। वो हर एक के मतलब ये कहते थे कि नहीं वो तो जमहूरियत का बड़ा दोस्त है, और फिर उसके बाद उनका कि फैसले वो कर रहे। तो मैं तो एक झूठे आदमी के ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। अमार मसूद साहब, डायरी आपके लिए भी इंकशाफ है, क्योंकि ये चीज़ें जैसे मोशे साहब कह रहे हैं, मंजर आम पर काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं कि किस तरीके से बुशरा बीबी जो है वो हुकूमती मामलात को कंट्रोल करती थी, किस किस्म के अहकामात दिया करती थी। इंकशाफात क्या हैं इस डायरी के अंदर आपके लिए? देखिए, मेरे ख्याल में इसके 3 पहलू हैं और मुबश्शिर साहब ने जो पहलू गिनवाए उससे जरा मुख्तलिफ पहलू हैं। एक पहलू इसका सहाफती पहलू है, एक कानूनी पहलू है और एक सियासी पहलू है। सहाफती पहलू हमें यह बताता है कि डायरी किसी भी शख्स की पर्सनल चीज होती है, उसके बारे में कमेंट करना मुनासिब बात नहीं है। अगर आप उसके बारे में बात करेंगे तो ये किसी के जाती स्पेस में मदाखलत के जुमरे में आती है। दूसरा पहलू कानूनी पहलू है। क्या किसी की डायरी में लिखा हुआ कोई लफ्ज के फलां को इतने पैसे दे दो, फलां से इतने पैसे ले लो, क्या कोई लफ्ज जो है वो अदालत में पेश किया जा सकता है या सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत ही बड़ा सबूत डायरी में लिखे हुए कुछ लफ्ज होते हैं। तीसरा पहलू है सियासी पहलू, जो कि इस केस में यकीनन बनता है। सियासी पहलू ये है कि बुशरा बीबी की पहले ऑडियो आ चुकी है। इमरान खान उनके मुरीद बने, मुर्शिद बने, ये अब हमें नहीं पता, लेकिन इमरान खान जो कुछ बुशरा बीबी ने कहा उसके ऊपर अमल करते रहे। उसमें सबसे बड़ा आपके सामने जो मंजर आता है वो है वजारत आला पंजाब का, कि जहां कहा गया कि किसी अमल के जरिए बुजदार साहब का इंतखाब किया गया। फिर उस अमल के जरिए तो नहीं, लेकिन पंजाब में करप्शन की जो दास्तानें आई, जिसमें फराग होगी की कहानी भी सामने आई, जिसमें सोने के वो जवाहरात का भी जिक्र हुआ, इतने कैरेट का मलिक रियाज वाली स्टोरी भी हमने देखी। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि सियासी मुखालफों पर किस तरह के ताने देने हैं, किस तरह की कदगने लगानी है, किस तरह उन्हें अताब में रखना है। फिर उसके बाद जब हम इस्लामाबाद में रहते हैं, बनी गाला हमारे करीब ही है, वहां हमने ये कहानियां भी सुनी कि वो मुर्गों का गोश्त जानवरों को खिलाया जाता है, ये वो सब कुछ चल रहा था। जिससे ये बात कहना मकसूद है कि बुशरा बीबी का असर इमरान खान की सोच पर, सियासत पर बहुत ज्यादा था। यह भी कहना दुरुस्त होगा कि बुशरा बीबी जिस नहज पर, जिस रास्ते पर इमरान खान को लेके जाना चाहती थी, इमरान खान बखुशी उस रास्ते पे चलते थे। जैसे एक मिसाल है कि हमारे यहाँ सियासतदान आप किसी के गमी खुशी में लाजमी जाते हैं, ये सियासत का हिस्सा होता है। लेकिन कहा गया कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को मना किया है, वो किसी जनाजे में नहीं जाएंगे। और हमने देखा कि हजारा में लोग यकपख्ता सर्दी में जनाजे रख के बैठे रहे और इमरान खान जनाजे में नहीं गए। जब उन जनाजों को दफना दिया गया, फिर इमरान खान साहब ने कोयटा जाकर गवर्नर हाउस में उन लोगों से मुलाकात करना पसंद की। इस तरह की बहुत सी अनयूजुअल चीजें हमने देखी। जैसे इमरान खान सऊदी अरब गए, वो पाक मुबारक धरती है, लेकिन इमरान खान ने वहां पे जूता नहीं पहना, क्योंकि बाकी लोग जो उस धरती का एहतराम करते हैं वो जूता पहन लेते हैं, लेकिन इमरान खान ने नहीं पहना। इमरान खान ने मज़ारों पर सजदे भी किए, जो कि इमरान खान की सोच और उनके माजी से अमार मसूद साहब, यहाँ थोड़ा सा अगर मैं आपके सामने एक चीज़ शेयर करूँ। इमरान खान साहब एयरपोर्ट पर उतरे, जो खुसूसी शाही एयरपोर्ट है मदीना शरीफ का, वहाँ उन्होंने जूते नहीं पहने, उसकी तस्वीर बनवाई और मदीना शहर के अंदर हरम की हदूद के बिल्कुल साथ जिस जगह पे वो क़याम पजीर थे, वहाँ पे भी वो अपनी मखसूस चप्पल पहनकर घूमते फिरते नजर आए। ये लोगों ने वहाँ से तस्वीर बनवाई। नहीं नसरुल्लाह भाई, देखें,
सिर्फ ये बात नहीं है, तजाद इमरान खान की सोच में रहा है और उस तजाद की शक्लें हमें ये भी नजर आई कि तहरीके इंसाफ के कुछ लोगों ने मस्जिद नबी में, खाना काबा में जिस तरह पाकिस्तानी डेलीगेशन की बेहुरमती की, एक खातून के साथ बदतमीजी की, तो वो भी तहरीके इंसाफ के वर्कर थे। कहा यह जाता है कि दे वर सपोर्टेड बाय इमरान खान, उनकी बाकायदा एंडोर्समेंट शामिल थी। तो वो तजाद तो बहरहाल उनकी शख्सियत में, उनके माजी में, उनके अमाल में, और वो वीडियो भी आपको याद होगी जिसमें उन्हें कहा गया था कि आप थोड़ा सा इस्लामिक टच ले आए। किसी के मजहब के बारे में कितना यकीन, ईमान है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जा सकती, लेकिन हम इस बात को इस नुक्ते पे मुंतज कर सकते हैं कि बुशरा बीवी का असर इमरान खान की सियासत और सोच पर लाजमी रहा है। ठीक है, कामरान मुर्तज़ा साहब भी मुल्क के सीनियर कानूनदान हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछेंगे कि क्या पार्लियामेंट की जिस बालादस्ती का हम जिक्र करते हैं, पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है, उसे इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उड़ा सकती है या नहीं? इस पर बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुश आमदीद कामरान मुर्तज़ा साहब, मुल्क के सीनियर कानूनदान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुराने वक्त देने का। कामरान मुर्तज़ा साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो पार्लियामेंट की कानून साजी को उड़ा कर रख दिया, मुश्किलात क्या होंगी अब? ये भी कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ की जो वापसी थी या उनका जो मुकदमा था, वापसी के रास्ते में जो रुकावटें थी वो दूर हो जानी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी रुकावट होगा। देखिए, उसमें किसी भी कानून को चैलेंज किया जा सकता है आर्टिकल 8 के टच स्टोन पे, ये इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। मगर ये एक मैटर को सुनने के बाद 19 जून को जो है ना वो रिजर्व किया है। 19 जून को आप रिजर्व करते हैं और फिर उसके बाद अनाउंसमेंट उसकी होती है आज 11 अगस्त को। तो 10 की कार्ड लिस्ट में आता है और 11 को आप अनाउंस करते हैं और उसके साथ 9 को जो है वो कौमी असम्बली जो है उसकी तालील होती है शाम में, रात में। तो ये टाइमिंग जो है ना वो एक अजीब सा तासुर जो है वो देती है, जो कि पॉजिटिव यकीनन नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया था, राइटली या रॉन्गली, आपने उसमें कोई सुकम का जो है वो पाया है उसको, तो फिर उस सुकम को जो है वही पार्लियामेंट दूर कर सकती थी। पार्लियामेंट का एक हिस्सा जो है वो इनफेक्टिव हो गया हुआ है 9 अगस्त को, तो आपने पार्लियामेंट के उस हिस्से को रेमेडी लेस कर दिया है। वो अब इस सूरत में मौजूद नहीं है कि वो अगर कोई आपके ख्याल के मुताबिक कोई कानून में सुकम था तो वो दूर कर सके, वो अब नहीं है, तो अब ये सुकम दूर नहीं हो सकता। और अगर जो आने वाले जब आएंगे तो एडमिटेडली जो है ना वो 3 महीने 2 महीने इस तरह से वो मौजूद नहीं होंगे। तो आपने जो है ना ये कानून जो है वो उड़ा के रख दिया है। अब इसकी अपने जाहिर है कि कोई अपने कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, और कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना फिर अगेन जो है वो कहीं ना कहीं पे सियासी भी हैं। और जब सियासी मामलात हों और उसको इस तरह से जो है ना उसमें सियासी मामलात में कोई एतराज़ात भी आए हों किसी एंगल से, बेंचेस के फॉर्मेशन के हवाले से या किसी और हवाले से, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत एहतियात से देखे जाने का तकाजा करती हैं। चूँकि हमें जो एक हद अदब होता है सुप्रीम कोर्ट के मामलात में, या अदालत इवन कोई भी हो, छोटे से छोटी हो, बड़े से बड़ी हो, तो जो है वो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए फिर भी हम एक दायरे के अंदर रहते हैं और बात करते हैं। मगर ये ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ हल्कों में मुख्तलिफ बहसें चल पड़ी है, और ये बहसें जो है जो बहस इस तरह से चल पड़ती है और जिसमें नेगेटिविटी होती है या लोग नेगेटिविटी को फील शायद अपने तौर पे कर रहे होते, तो वो फिर कोई अच्छा जो है ना वो मुल्क के लिए पैगाम नहीं होता, उसका कोई रिजल्ट जो है वो अच्छा कभी भी नहीं निकलता। कामरान साहब, ये अब कानून ख़त्म हो गया, अब इस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा, इसके खिलाफ रेमेडी क्या हो सकती है? पार्लियामेंट असर नो जायज़ा लेगी, क्या होगा, अपील होगी? देखिए, पार्लियामेंट का एक हिस्सा, आधा हिस्सा तो मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट का एक हिस्सा मौजूद है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान जिसको कहते हैं, और जब ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आएगा ये मामला, तो फिर अगेन जो है ना एक हीटेड डिबेट्स इस पे होंगी। और मैं फिर इस पे जो है ना इंतहाई अदब से कहता हूँ कि वो जो हीटेड डिबेट होंगी वो यकीनन जो है ना एक दूसरे दस्तूरी इदारे के हक में नहीं होंगी। पार्लियामान ये समझेगी
कि ये जो है ना, जो हमारे बनाए हुए को किस तरह से स्क्रैप कर दिया गया, और स्क्रैप भी उस वक्त किया जब उसका एक बाजू मौजूद नहीं था। तो अब ये इनफेक्टिव हो गया कानून, ये फील्ड में नहीं रहा आज से, और इसके अगेंस्ट जो रेमेडी है वो रेमेडी दो तरह की हो सकती थी। एक रेमेडी ये हो सकती है या हो सकती थी कि पार्लियामान उसको दोबारा उस जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो महसूस किया है उसको समझते हुए दोबारा उसको री एनेक्ट करती किसी भी सूरत में, और दूसरी ये है कि इस जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यू फाइल करती। ठीक है मुबश्शिर लुकमान साहब, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर एक बार फिर अदलिया और मुकन्ना आमने सामने है, यानी टाइमिंग देख कर फैसला करना और ये देख लेना कि अब शायद पार्लियामेंट नहीं है इसलिए अब ये कुल्हाड़ा चलाया जा सकता है? बात ये मलिक साहब, मैं तो एक महीने से ये बात कह रहा हूँ, और मैं तो टीवी पे कह रहा हूँ और वीलॉग्स में कह रहा हूँ, तो यानी इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं कि मैं ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहा हूँ, पता नहीं है। मैं तो एक महीने पहले कहा था कि 5 ऐसे केसेस हैं जिनकी शॉर्ट जजमेंट्स दी हैं बंदयाल साहब ने, और उस सारों का वेट कर रहे हैं लॉन्ग जजमेंट देने का, और उन्होंने वन आफ्टर दी अदर उन्होंने सरप्राइजेस देनी है। जब 8, 9, 10, 12 अगस्त को ये पार्लियामेंट नहीं होगी, कैबिनेट नहीं होगी, हुकूमत नहीं होगी, तो बंदयाल साहब तो होंगे, वो तो सितंबर के वक्त तक है ना, तो उस वक्त ये डिटेल जजमेंट्स आएंगी, और ये थोड़ी है कि वो छोड़ के चले जाएंगे कि आने वाला चीफ जस्टिस मेरी शॉर्ट जजमेंट्स के ऊपर डिटेल जजमेंट्स दे, तो वो तो उनको देनी है, तो उन्होंने ये करना है, और ये पहली स्ट्राइक उन्होंने आज कर दी। और ये बेसिकली अब इसके बाद अगर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, या कामरान मुर्जा साहब या अमार मसूद साहब को अच्छा ना लगे, तो याद करें वो जो मीटिंग जो आउट हुई थी बंदयाल साहब की, जो यूट्यूबर्स के साथ उन्होंने मीटिंग की थी, और उसमें जो जो गुफ्तगू उन्होंने की थी कि देखना है इसको इमरान को गिराना इतना आसान नहीं है, चेयरमैन पीटीआई को ये करना आसान नहीं, वो बड़ा ताकतवर, ये वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी और आपको पूरा स्क्रिप्ट नजर आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो इस मुल्क के साथ किसी को आज तक को परवाह तो रही नहीं है, हर एक अपने बचाव के लिए रहा है, अपने बचाव या अपने इदारे के बचाव के लिए। काश इस मुल्क के इदारे वाले जो हैं वो मुल्क का भी सोच लें, काश बंदयाल साहब भी सोच लेते, लेकिन अब मैं यही कह सकता हूँ, और मैं क्या कहूँगा उनको। अमार मसूद साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर करते हैं। जावेद लतीफ़ साहब ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को आलमी क़ुव्वतें और कुछ लोग अब भी बचाने के लिए सरगर्म अमल है। इमरान खान की जितनी भी कैंपेन्स है ना, उनकी एक इंटरनेशनल बैकिंग होती है। अभी ये जो आपने इंटरसेप्ट की जो वेबसाइट है, इसके ऊपर साइफर वाला ड्रामा आया, और जिस पर मुबैना तौर पर वो साइफर जो वजूद ही नहीं रखता था, वो साइफर छाप भी दिया गया, और उससे दुनिया में पाकिस्तान की जितनी जगहसाई हुई है वो बहुत तकलीफदेह है। मेरी अब जितना ये सोशल मीडिया पर स्पेंड कर रहे हैं, इतना पाकिस्तान की कोई हुकूमत स्पेंड ही नहीं कर सकती, इतना पैसा कहां से आ रहा है। तो इमरान खान के बहरहाल उनके पीछे कोई इंटरनेशनल लॉबी जरूर है जिसके कुछ बुनियादी मकासद हैं। हमें अब तक कुछ बुनियादी मकासद जो समझ आए हैं वो ये है कि पाकिस्तान में कोई जमहूरी कुव्वत ना रहे और सिर्फ इमरान खान की फिस्तायत और फिरौनियत रहे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत की वो तबाही मचे, कभी कोई भी चीज जरा बेहतर होने लगे तो इमरान खान आपने देखा लाओ लश्कर लेकर आ जाते हैं और मईशत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ा मामला है सी पैक का। जब भी सी पैक के सिलसिले में कोई पेशरफ्त होने लगती है, चाहे वो 2014 की चाइनीज दोस्तों का विजिट हो या मौजूदा सूरत हाल हो, इमरान खान कोई एक ऐसी चीज क्रिएट कर देते हैं जिससे ये मामला भी शकूक में पड़ जाता है। तो उनके इंटरनेशनल मकासद बिल्कुल वाजे होते जा रहे हैं, और यही इमरान खान जो अपनी तरफ से एंटी अमेरिका बने हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी उस वक्त ये कहते थे कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, और अब उस तरह की बात नहीं करते। तो मेरे ख्याल में इसकी जो बैकिंग है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो पस मंजर है वो इंटरनेशनल ज्यादा है, और हम लोकल मसाइल में इसका हल ढूंढ रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल कैंपेन और कॉन्स्पिरेसी है जिसका फोकस और टारगेट कोई एक सियासी जमात, मियां नवाज शरीफ या ये लोग नहीं है, जिसका टारगेट बुनियादी तौर पर मुझे पाकिस्तान नजर आता है। ठीक, कामरान मुर्तज़ा साहब, दो चीज़ें आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो आप जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा भी हैं, हम मुल्क के मारूफ आप माहिर कानून भी हैं। जी कामरान साहब, मैंने दो चीज़ें आपके सामने रखी। एक तो ये है कि क्या जो एक तासर है कि इमरान खान साहब को भी सपोर्ट मिलेगी
सितंबर के वक्त से पहले पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये कानूनी फैसले इन्हें कहा जाएगा, सियासी फैसले कहा जाएगा, और साथ ही साथ PDM की जमातें निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, अभी तक कर नहीं पाई। देखिए, अगर कहीं पे अगर कोई दस्तूर ने कोई वक्त दिया हुआ है और वो वक्त जो है उसमें अगर एक दिन बाकी है तो उसको कहीं पे फेलियर नहीं कहा जा सकता। आज 11 तारीख है, 12 तारीख तक टाइम है इनके पास। और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि अभी जो है PM ने अपने MNAs को बुलवाया हुआ था, जो साबिक अब तो साबिकीन हो गए, उनको बुलवाया हुआ था। मुझे नहीं पता कि उनको क्यों बुलवाया था। मुमकिन है मुशावरत हो या खाना हो या खाने के बहाने मुशावरत हो। इससे पहले 3 बजे जो है वो 3 बड़ों की एक अलग से मीटिंग थी, शायद वो भी हुई होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो किसी न किसी तरफ जा रही हैं मामला। फिर जो भी आपको पता है कि कोई निगरान सेटअप होता है, वो निगरान सेटअप सिर्फ जो है ना पॉलिटिशियन डिसाइड नहीं करता, या उसको जो है वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन डिसाइड नहीं करता। उधर कहीं ना कहीं किसी और का किरदार भी यकीनन मौजूद होता है। वहाँ पे भी जो है ना वो कंसेंट रिक्वायर होती है। और यहाँ पे एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस भी मौजूद हैं। वो सर्कमस्टांसेस ये हैं कि हम IMF के हाथों बड़े मजबूर हुए हैं, और आपको जो कुछ भी जो है ना वो करना है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना पड़ेगा कि हम उनके हाथों जो मजबूर हैं। तो अब अल्लाह करे कि जो कुछ हो मुल्क के लिए बेहतर हो, कोई उसके लिए कौम के लिए इसकी बेहतरी निकले। मगर जहाँ तक आप कह रहे हैं कि उसको इमरान खान साहब को जो है वो मिल जाएगी कोई रिलीफ, तो ये बज़ाहिर तो एक गैब का इल्म का सवाल है। मगर अगर आप कानून पे आ जाएं तो कानून ये कहता है कि 426 में सस्पेंशन हो सकती है सिर्फ उस सूरत में जब 6 महीने तक कोई अपील पेंडिंग रहे, और अपील अगर पेंडिंग रहे तो देन जो ना एज ऑफ राइट हो सकती है। अदरवाइज जो ना वो हो तो सकती है, जुरिस्डिक्शन तो हुआ करती है, मगर वो एज ऑफ राइट नहीं रहता। तो जब एज ऑफ राइट नहीं है तो ये मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी भी शायद मुमकिन नहीं होगा। देखते हैं कि इसमें क्या होगा। फिर अगर आप कहेंगे कि अपील उसकी एक्सेप्ट हो जाएगी तो इसी तरह से 3 सालों वाली जो अपीलें फाइल हुई हैं जिसमें कन्विक्शन है, उसमें अपनी लाइन में लगना पड़ेगा ना असूलन। जो इससे पहले जो 3 साल वाली कन्विक्शन इस्लामाबाद वाली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो फैसले होंगे तो उसके बाद इसकी बारी आनी चाहिए ना। और अगर आप उस लाइन को तोड़ते हैं तो फिर ये इनजस्टिस होगा या नहीं होगा। तो अगर इस अपनी लाइन में चलेंगे तो भी मेरा ख्याल है 2-4 महीने 6 महीने तो बारी नहीं आनी चाहिए। यानी कानूनी तौर पे आप समझते हैं कि कम से कम 6 माह के लिए इमरान खान साहब बाहर आने का इम्कान बहुत कम है। लीगली जो है ना वो किसी की सस्पेंशन का राइट उस वक्त शुरू होता है जब उसको 3 साल सजा हो मगर 6 महीने में अपील डिसाइड ना हो पाए। तो ये कानून तो यही कहता है। अगर इसके अलावा कोई और उनके पास ग्राउंड है, खुदा न खासा बीमार हो जाते हैं, खुदा न खासा कोई और ऐसे कोई इशू आ जाता है, देन जो है ना वो किसी न किसी एंगल से कोई ना कोई रिलीफ तो मुमकिन हो सकती है, मगर एज ऑफ राइट नहीं होगी। ठीक हो गया। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। मुबश्शिर लुकमान साहब, ये निगरान सेटअप अनाउंस कब तक होगा और निगरान कब तक निगरानी करेंगे, ये हर आम आदमी पूछ रहा है। देखिए, इसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मेरा ख्याल है कि ये कम से कम 14 तारीख तक ही होगा, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद 14 अगस्त की वो जो परेड है उसकी सलामी लेना चाहते हैं एज प्राइम मिनिस्टर। तो ये शाम को तो हो सकता है 14 अगस्त के, लेकिन उससे पहले और मुश्किल लगता है मुझे। और कोई ऐसा आईनी बहरान नहीं है, ये हमने ज़्यादा इसको बनाया हुआ है क्योंकि 3 दिन इनके पास हैं, उस बाद 3 दिन पार्लिमानी कमेटीज़ के पास हैं, फिर 3 दिन इलेक्शन कमीशन के पास हैं। तो जिस दिन असेंबली डिसॉल्व होती है टेक्निकली उसके बाद शुरू होता है 24 घंटे के। तो असूलन तो 9 तारीख से आप 9 दिन आगे लगाएं, तो उसके अंदर अगर नहीं होता तब आपके पास कोई बहरान है, वरना तो बहरान नहीं है। और जहां तक रहने की बात है तो मेरा ये ख्याल है कि कम से कम मार्च तक तो है ये, मुझे बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। कम से कम मार्च अप्रैल तक ये निगरान हुकूमत रहेगी। और अगर हालात बेहतर ना हुए, जो कि मुझे अफगानिस्तान की साइड से डाउट लग रहा है, जितनी वहां से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो रही है, जो आपने अभी देखी भी है थोड़ा सा पहले, तो ये उससे भी आगे जा सकते हैं। बट इट इज लाइक वो जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा, कामरान मुर्जा ने के गैस वर्क है, तो हम गैस वर्क ही कर रहे हैं। ये नाम बड़े हैं, काफ़ी सारे ज़ेरे गर्दिश हैं,
आपको कौन फेवरेट दिखाई देता है? आप हो नहीं सकते, मसलन चाहे हमें अच्छे लगें या कम अच्छे लगें, जैसे इसहाक डार हो गए या शाहिद ककान अब्बासी हो गई, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा। क्योंकि अगर किसी का भी ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो तो उनकी दौरे हुकूमत में जो इलेक्शंस होंगे उसको कोई न्यूट्रल एक्सेप्ट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो कोई रिटायर्ड जज होते हैं या कोई माहिर मईशत होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल है कि काफ़ी नाम जो गर्दिश कर रहे हैं मार्केट में वो नाम नहीं होंगे, लेकिन एक हफीज शेख साहब का नाम है, उस पर मैं समझता हूँ कि उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है उनका। और ये जिलानी साहब जो हैं, इनके लिए भी एक इंटरनेशनल साइड जो है वो लॉबिंग कर रही है। इट इज़ नॉट के लोकल डोमेस्टिक लॉबिंग हो रही है, इंटरनेशनल साइड लॉबिंग कर रही है। और संजरानी साहब को तो कल जवाब मिल गया। आप ये कामरान मुर्तज़ा साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लें। कल ये मौलाना फजल रहमान साहब को मिलने गए हैं तो मौलाना ने इनको कहा कि आप अपनी चेयरमैन सेनेट की परमानेंट सीट को क्यों छोड़ना चाहते हैं, उसको बचाने की कोशिश करें, वो भी खतरे में है, तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा उससे। तो संजरानी साहब भी मुझे इस वक्त नॉन स्टार्टर लग रहे हैं, बट लेट्स सी। और जनरल राहील शरीफ साहब कहीं इन हो सकते हैं? नहीं नहीं, देखें मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, ये मैं बिल्कुल अपनी आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और वो ये है कि फौज जितना अपने आप को न्यूट्रल कर रही है और वो ऑप्टिक्स ये दिखाना चाह रही है कि यार उसका कोई लेना देना नहीं, डिसाइड कर लो, तो उसमें कैसे वो एक यूनिफॉर्म्ड आदमी को ले आए। अमार मसूद साहब, आपको क्या लगता है कब तक ये जो 14 अगस्त वाली बात की है कि शहबाज शरीफ साहब जाते जाते सलामी भी लेना चाहते हैं, और दूसरा ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस वक्त जो नाम चल रहे हैं, नाम तो बेशुमार हैं, आपको कौन सा लीड में जाता हुआ नाम दिखाई देता है? अच्छा नसरुल्लाह साहब, कल मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई, वी न्यूज़ के हवाले से बड़ा अच्छा आपका जो उनके साथ बातचीत भी देखी लोगों ने, क्या लगा आपको? यही हम जानना चाहते हैं ना, आपको अंदर की खबर बताई होगी उन्होंने। जी, ऐसी कोई खबर नहीं बताई। मुझे यूं लगता है कि ये फैसला कहीं हो चुका हुआ है एंड दे आर वेरी टाइट लिप्ड अबाउट इट। पाकिस्तान में सिर्फ चंद लोगों को पता है, जो सेकंड टियर है पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, जिसमें इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता ये फैसला। अगर इसका जवाब पता होगा तो वो मियां नवाज शरीफ को पता होगा, आसिफ जरदारी साहब को पता होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पता होगा, शायद DGI को और शहबाज शरीफ को इस बात का इल्म हो। लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन है कि इसके लिए एक सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाई जाती है। अब तक 40 से 50 अफराद की क्लियरेंस करवाई जा चुकी हुई है। इसका मतलब है कि कोई वो ना सिर्फ निगरान वजीर आज़म के फैसले हो चुके हैं, बल्कि शायद कैबिनेट की भी क्लियरेंस, मुतवक्के कैबिनेट की भी क्लियरेंस करवाई जा रही है। जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें मुझे एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, वो इसहाक डार साहब का है। और उसकी वजह ये है कि इनकी तवक्को ये है कि अगले 6 माह तक मईशत के इशारिये कुछ बेहतर हो जाएंगे, तो ये उसका क्रेडिट लेना चाहेंगे कि हमने ही महंगाई की, लेकिन बहरहाल हमने ही मईशत को बेहतर कर लिया। और उनको पॉलिटिकली बाद में चेयरमैन सेनेट की जगह पर भी तैनात किया जा सकता है, ये इसहाक डार साहब की मर्जी है। और मैं आपको ये खबर की बात इसमें ये है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, और जो बड़ा घर है उसकी तरफ से भी इसकी एंडोर्समेंट हो चुकी हुई है, यानी उनकी तरफ से तायीद है। ये होता है या नहीं होता, लेकिन उनकी तरफ से तायीद जरूर है इसकी। कामरान मुर्तज़ा साहब, मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़ी बासर सियासी शख्सियत हैं, उनके लिए इसहाक डार साहब का नाम काबिल कबूल होगा? अब देखिए, एक बात मैं तस्दीक करता हूँ इनकी कि जो भी नाम हैं, और अगर कहीं एग्रीमेंट उन पे हो गया है तो वो सिर्फ फर्स्ट लाइन को पता है, दूसरी लाइन को नहीं पता। तो ये मैं नहीं कहने की पोजीशन जो है कि कौन काबिल कबूल होगा और कौन काबिल कबूल नहीं होगा। वैसे मैं मिनिस्टरों के हवाले से बता दूं, एक मिनिस्टर आपके साथ बैठे। अच्छा, उनका नाम है, यानी अमार मसूद साहब या मुबश्शिर साहब, दोनों में से किसी एक को मुबारकबाद दे दें। आप तीनों में से, अब ये आप खुद जो है ना, ये आप ना वो कर लीजिए कि तीनों में से ये एक कम से कम मिनिस्टर है जिनका नाम है उसके। चले, मुबश्शिर साहब और अमार मसूद साहब, आप दोनों का नाम कामरान मुर्तज़ा साहब ने बता दिए। चलें, लेट्स सी जो भी हो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह
कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।